आज याकूत और नरमीन का वलीमा था। कल वो नरमीन मुगल से ऑफिशियली नरमीन मिर्ज़ा बन चुकी थी। वलीमे की तकरीब जल्दी ख़त्म हो गई थी, सो वो घर चले आए। नरमीन याकूत के कमरे में थी। कल सारी रात वो अपने दोस्तों के साथ रहा था और नरमीन अपने फ्लैट पे आज वो उसे घर ले आया था। नू की हज़ार धमकियों और ताकीदों के बाद उसका कमरा किसी भी सजावट से आरी था। ग्रे डिनर सूट में मलबूस वो अपने कमरे में आया तो नरमीन सामने ही बैठी थी। संघार मेज के सामने वो लिबास तब्दील कर चुकी थी और इस वक्त सादा कपड़ों में थी। याकूत ने अंदर आकर कोट उतारा और नरमीन की तरफ जरा की जरा नजर डाली, फिर आगे बढ़ाया, खुद को बेड पे फेंकने के अंदाज में गिरा दिया। नरमीन का दिल उछल कर हलक में आया था। सच था कि वो अब भी उससे खौफजदा थी। कुछ देर उसी तरह पड़े रहने के बाद वो सीधा हुआ, कोहनी के बल लेटकर फुर्सत से नरमीन की पुश्त को देखा। वो तुम्हारा क्लास फेलो असद वो क्यों आया था आज? हल्के से सरसरी लहजे में उसने बात का आगाज किया। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। अब ऐसा भी क्या है जो बात ही नहीं कर रही? नरमीन जवाब दिए बगैर उठी और सोफे की तरफ बढ़ाई और आंखों पे हाथ रख के लेट गई। आइंदा मैं उसे आस पास ना देखूं तुम्हारे, और फोन भी ना आए उसका। उस लड़के से अच्छी वाइब्स नहीं आती। उसने एक बार फिर तंबिया की। फिक्र मत करो, तुम्हारे जैसा नहीं है वो। रेप नहीं करेगा, बेतासुर और रोबोटिक अंदाज में कहा गया। याकूत के मानो पूरे बदन में शरारे दौड़ गए। वो अपनी जगह से उठा और एक ही जिस्म में नरमीन तक आया। उसका बाजू पकड़कर खींचकर सीधा करके बिठाया। नरमीन का सांस हलक में अटक गया। वो बेख्तियार पीछे को हुई। उसे याकूत से खौफ आता था। वो सुर्ख होती आंखें उसके चेहरे पर मरकूज की सख्ती से उसका बाजू छकड़े हुए था। क्या बकवास की है हाँ? वो भरमी से बोला। शराफत से पेश आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ जाओ मेरे। अपनी औकात मत भूलो तुम। नरमीन सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उससे देखी गई। वो आज फिर से वही याकूत लगा था, वो सदा करने वाला, डराने वाला। वो सुन हुई उसके सामने बैठी थी, जिस्म जैसे हिलने से इनकारी था। जब मैं कह रहा हूं वो लड़का तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए। एक बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? उसका लहजा बुलंद नहीं था, सख्त था, बिल्कुल वैसा जैसे उस रात उसके लम्स में आज भी हिकारत थी, जिल्लत थी। आज पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, अब मेरी बीवी हो। मेरे डैड के कहने पे शादी जरूर की है, लेकिन अब आजाद नहीं करूंगा। इसलिए वो आगे को झुका, नरमी के कान के पास। अब मेरी बातों पे हाँ कहने की आदत डालो, और जो कुछ भी माजी में हुआ भूल जाओ। ऐसा कोई गुनाह भी नहीं हुआ मुझसे। आखिर में वो लापरवाही से कहते उठा था। वो अपने बेड की जाने बढ़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे नरमीन थपकी आवाज से ऊंधे मुंह फर्श पे गिर पड़ी थी। याकूत की जान उछलकर हलक में आई। वो बेख्तियार पीछे मुड़ा था और अब के वाकई उसके पसीने छूट गए। नरमीन के हाथ पांव मुड़ रहे थे। हाँ, उसे थोड़ा पड़ा था। डॉक्टर ने उसे अब किसी भी किस्म की टेंशन ना लेने देने को कहा था और याकूत इस काम में बुरा साबित हुआ था। वो फौरन उस तक आया, उसका चेहरा थपथपाते वो उससे कुछ कह रहा था। नरमीन ने इस हालत में भी उसका हाथ बुरी तरह झटका। उसके अंदाज में हिकारत थी। नीरू, तुम ठीक हो क्या? हो रहा है तुम्हें? वो एक बार फिर कुछ पूछने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थीं। नरमीन फर्श पे बिन आप की मछली की तरह तड़प रही थी। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया था। आंखें ऊपर को हो गई और फिर देखते देखते उसका जिस्म हरकत से आरी हो गया। नीरू, क्या हो रहा है मुझे बताओ तो। नीरू, मुझे देखो प्लीज। मैं नू को कॉल करूं क्या? वो बेहोश हो गई थी, आंखें बंद, जिस्म साकित। शायद खौफ या शौक की वजह से उसकी बेहोशी बनती थी। याकूत अब भी उसके पास फर्श पे बैठा था, उसका चेहरा थपथपाता हुआ, उसे होश में लाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसका जिस्म अब बर्फ जैसा ठंडा था। फिर आखिर वो उठकर अपने मोबाइल तक गया और कॉल लॉग का पहला नंबर मिलाया। नीरू को कुछ हो गया है। वो बात बात नहीं कर रही। तुम आ जाओ प्लीज। वो बदकत खुद पे काबू किए हुए बोल रहा था। सच ये था कि जुबान लड़खड़ा रही थी, जान हवा हो रही थी। इससे पहले उसे नरमीन को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो वापस आया और एक बार फिर उससे करीब फर्श पे बैठ गया। उसके साकित हुए ठंडे वजूद को देखा। क्या उससे वाकई गलती हो गई है? ऐसा भी कुछ गुनाह नहीं किया। बस इसके ड्रामे ही खत्म नहीं होते। अगले ही लम्हे वो सच झटक गया और एक बार फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अब के अंदाज में लापरवाही थी। गुनाह की जस्टिफिकेशन देने वालों से ज्यादा बुरे वो लोग होते हैं जो गुनाह को मानते ही नहीं। वो दोनों सरदार के घर से निकल आए थे। हाली की हालत अब कदरे बेहतर थी। उमर बज़ाहिर उससे हल्की फुल्की बात कर रहा था,
लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। कम से कम उसके साथ इतना वक्त गुजारने के बाद उसे इतना तो पता लग ही गया था। सीव्यू चले। हाली की आवाज़ पे उससे गर्दन मुड़कर कतरे हैरत से उसको देखा। इस वक्त? हाँ, समंदर रात में बहुत खूबसूरत लगता है। उमर ने बगैर कुछ कहे गाड़ी का रूट चेंज कर दिया। अब वो समंदर जाने के रास्ते पे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों ठाटे मारते समंदर के सामने थे। दोनों ने अपने जूते हाथों में उठा रखे थे। तेज हवा से दोनों के बाल और कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वो गीली रेत पे पैर रखते तो पैर अंदर धुंसने लगते। हाले को समंदर से इश्क था। क्या तुम मुझ पे इतबार करते हो उमर? चलते चलते हाले रुक गई। गर्दन उठाकर उमर से पूछा था। वो भी एक लम्हे को रुक गया। क्या आप मुझ पे एतबार करती हैं? सवाल के बदले सवाल। हाले ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे और मेरे दरमियान शुरू से एक ताल्लुक था उमर। उस रात, उस सड़क से लेकर उस बरसी बारिश तक मैं बस उस ताल्लुक का सिरा नहीं ढूंढ पा रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है वो सिरा मिल चुका है। और वो सिरा क्या है? यही कि उमर हयात को हाले सुल्तान से बातें मनवाने के लिए भेजा गया है। वो हंसिया, हल्के से, धीरे से। वो आधी रात में सड़क पे जख्मी हालत में भी बात मनवा सकता है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर भी बात मनवा सकता है और कॉलेज के ग्राउंड में खड़े होकर भी अपनी चला सकता है। उमर हंसता ही क्या, वो शायद पहली बार इतना हंसा था। हाले उसे देखती रही। आप मुझसे नफरत करती थीं। क्या अब भी कहीं दूर आपको मुझसे नफरत है? थोड़ी देर बाद वो संजीदगी से पूछ रहा था। लहरों का शोर, पैरों के नीचे नर्म रेत और सामने खड़ी ये लड़की। वो इस मंजर को कभी भूल नहीं सकेगा। हाले गहरी सांस लेकर आगे चलने लगी। उमर ने उसके साथ कदम बढ़ाए। मुझे तुमसे नफरत थी उमर, बहुत नफरत थी। क्योंकि मुझे लगा करता था मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुमने किया या फिर तुम्हारी वजह से हुआ। वो नरम रेत पे चलते हुए कही जा रही थी। दूर कहीं ठेले पे शायद कोई टिक्के बना रहा था। खुशबू यहाँ तक आती थी। मुझे लगता था मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। शायद सारी जिंदगी तुमसे नफरत करती रहूंगी। क्योंकि मैं ऐसी ही थी। मैं जिनको छोड़ देती हूँ उन्हें दफना देती हूँ और कब्रों को मुड़कर नहीं देखा करते। मैंने काफी दोस्त खोए, कई लोगों को छोड़ा क्योंकि मैं सफाई का मौका नहीं दिया करती या फिर मेरी नाक ऊंची है। मैं सफाई सुनकर उनको माफ करके खुद को झुका नहीं सकती। हालांकि ये बहुत बुरी आदत है। उमर ने लुकमा दिया। हाले ने इस बात में सर हिलाया। सही कहा, ये अच्छी आदत नहीं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं जजमेंटल, बहुत जल्दी राय कायम कर लेती हूँ, बहुत जल्दी शक कर लेती हूँ और फिर लोगों से दूर हो जाती हूँ बगैर कुछ कहे सुने। मैंने कहा ना, मैं जिन्हें छोड़ देती हूँ उन्हें दफना देती हूँ। मेरे कई अजीज, कई दोस्त आज मेरे साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर ली और उन्हें सफाई का मौका नहीं दिया। बाद में मुझे पता चलता था कि उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ऊंची नाक और नेगेटिव ईगो थी कि मैंने दोबारा उनको चांस नहीं दिया। वो चलते चलते रुक गई। उमर भी रुक गया। फिजा में टिक्कों की खुशबू मजीद फैल गई। तुम्हें सफाई के मौके मिले उमर। तुम्हें मैंने कहने सुनने दिया। तुम्हें सबूत लाने के मौके मिले और तुम्हारी हर बात इतनी सच्ची, इतनी खरी थी। मुझे सच मानना पड़ा और फिर मैं तुमसे दूर नहीं हुई, हो ही नहीं सकी। जिस तरह बाकियों को छोड़ा था उस तरह तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं नहीं जानती क्यों, कैसे, लेकिन मेरा दिल तुमसे साफ हो गया। तुम्हारे लिए दिल में बुक्स रखा ही नहीं गया। हाँ, मैंने तुमसे बहुत नफरत की थी, लेकिन अब मेरा दिल तुमसे साफ है। तुम सोचते होगे इतनी नफरत के बाद इतनी अच्छी दोस्ती, नॉट सो रिलेटेबल। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं बहुत कम लोगों को दोस्त बनाती हूँ और जब मैं किसी को दोस्त बना लूँ तो उस पर मुकम्मल इतबार करती हूँ और मुकम्मल मुखलिस होती हूँ। जब हाले माफ़ कर दे तो कत्ल भी माफ़ कर देती है। जिस तरह तुम मेरे बारे में बेबस हो, उसी तरह मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर रुक जाने और तुम्हारी बात मान लेने के बारे में बेबस हूँ। उससे हल्के से कंधे उचका दिए। वैसे ये कोई पहली अच्छी बात की है आपने अपने बारे में। उमर गहरी सांस लेकर सारे वक्त में अब बोला था। हाले हल्का सा मुस्कुराई। तुमने बताया नहीं तुम मुझ पे एतबार करते हो। वो जरा आगे जाकर गीली रेत पे बैठ गई थी, बगैर कपड़ों की परवाह किए। उमर उसके साथ आकर बैठा। अब लहरें उनके पैरों को छू छू कर वापस जा रही थीं। जरा फासले पे कोई लड़का किसी लड़की के लिए हंसी तैयारी करके एक मुकम्मल खूबसूरत सेटअप सजाए, रोशनी और सुर्ख फूलों के दरमियान उसे प्रपोज कर रहा था। लड़की खुशी से उछल रही थी। लड़का उसे वालहाना नजरों से तक रहा था। मंजर मुकम्मल था
उमर ना चाहते हुए भी उन्हें देखे क्या और बोले क्या। मैं जब पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था तब मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनना है तो एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, एतबार। हाले ने अचंभे से उसे देखा। उमर ने इजाफा किया। वो कहते थे अगर एतबार नामी मादा एक बार तुम्हारे अंदर आ गया तो कभी निकल नहीं सकेगा। एतबार आदमी को कमज़ोर बनाता है। एतबार करने लगोगे तो तुम्हें झूठे मुलजिम, कातिल, मुजरिम और झूठे आंसू और इश्तिहारियों पे भी एतबार आएगा और फिर तुम कभी भी एक काबिल पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते। सो एतबार ना करना मेरी फितरत बन चुका है। कल तो मुझे घर की घास पे शक था, ये इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है। हाले धीरे से हंसी। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, जो पूछना चाहती हैं पूछें। वो कॉल किसकी थी? हाले ने डायरेक्ट सवाल किया था। शमशेर की। उसे जज ना कीजिएगा। जो कुछ उससे जज साहब के बारे में कहा वो उसकी जॉब का हिस्सा है। पुलिस वाला अपने बाप का भी नहीं होता। खैर, उससे गहरी सांस ली। मेरा सस्पेंशन वापस लिया जा रहा है। ये तो खुशी की बात है। मेरे लिए ये अजाब की बात है। वो तुर्की पा तुर्की बोला। इस वक्त मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास 1000 मसाइल हैं, लाखों काम पेंडिंग है और पुलिस की जॉब तवानाई मांगती है, वक्त मांगती है। हमारे पास कोई संडे मंडे नहीं होता, हर दिन ड्यूटी डे होता है। उमर, तुम दोनों काम एक साथ कर लो। तुम एएसपी हो, कोई हवलदार नहीं। तुम्हारा काम इतना नहीं होगा। हाले ने पीछ भी टोका। उमर के चेहरे पे जख्मी मुस्कुराहट तराई। आप नहीं जानती हाले, मैं 3 माह से गुमनाम हूँ। गुमनामी पुलिस वाले के लिए मौत होती है। हम मंजर पे हैं तो दुनिया हमारी है, मंजर से गायब हुए और मर गए। उसका लहजा उदास था। शायद उसे अपनी जॉब से बहुत प्यार था। मैं एक लंबी सस्पेंशन के बाद जब जाऊंगा तो मुझे लोगों को बताना होगा कि मैं आ गया हूँ। जब मैं कोयटा से यहाँ आया था तब मैंने पहले दिन ही याकूत मिर्ज़ा की पार्टी पे रेड मारा था। अगले हफ्ते शेर अली के अड्डे सेल किए थे। मैंने आधी कराची को बावर करवा दिया कि मैं आया हूँ। उमर हयात मंजर पे आया है। उसे सीने पे उंगली से दस्तक दी थी। और फिर मैं सस्पेंड हो गया, मंजर से हट गया, मेरी रेपुटेशन पे दाग आ गया, मेरी सारी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। इस सब को बहाल करने के लिए मुझे वक्त, तवानाई, मेहनत सब करना होगा। एक बार फिर मंजर पे आना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं। जज साहब, हेवन और उनका कातिल मेरे लिए अहम है। मैं ये सब बीच मंझधार में नहीं छोड़ सकता। वो फैसला कर चुका था। तुम अब क्या करोगे? मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। वो आराम से बोला, लेकिन उसकी आवाज़, उसमें कुछ था, उदास करने वाला, दिल दुखा देने वाला। वो इस मुकाम तक आने के लिए किन किन हालात से गुजरा था ये वो ही जानता था। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अपनी साख, अपनी रेपो बाद में बना लेना। अभी बस ड्यूटी ज्वाइन कर लो। तुम मैंने कहा ना हाले, गुमनामी पुलिस वाले के लिए मौत होती है। पुलिस वाला या तो मंजर पे रहेगा या फिर मरेगा। गुमनामी की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो उठ खड़ा हुआ था। जो थोड़ी बहुत रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी वो अब नीचे रेत पे पड़ रही थी। वो अंधेरे में था, गुमनाम सा। और हाली को आज पहली बार गुमनामी वाकई मौत लगी थी। शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में एक लंबी मेज के गिर्द इस वक्त फरवा अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। कुछ मुल्क से बाहर रहती थी और कुछ मुल्क से बाहर जाने वाली थी। बुनियादी तौर पर ये एक फेयरवेल पार्टी थी। महरमा आज शाम ही सफ़ीर के साथ वापस आई थी और इस वक्त वो फरवा के साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर उर्दू से बातें करती हुई। वैसे हनी, महर तो बिल्कुल भी नगीन की बेटी नहीं लगती। कहाँ वो इतनी अक्खड़ और तन कर रहने वाली, और कहाँ महरमा स्वीट और प्यारी सी। फरवा की एक दोस्त से लुकमा दिया तो फरवा नज़ाकत से मुस्कुराई। चिलमिलाती सब साड़ी में उसका बूढ़ा हुस्न मकरू लग रहा था। महरमा ने उसकी साड़ी जैसे ही सब साड़ी पहन रखी थी। वो दोनों आइडियल सास बहू मशहूर थी। फरवा, वैसे नगीन और तुम्हारे ताल्लुकात, मतलब तुम समझ रही हो ना? फिर नगीन ने तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी कैसे दे दी? याद है एक बार हम घर आए थे तुम्हारे, कितना हंगामा किया था उसने। अब के एक और औरत बोली थी। महर ने जसबस होकर पहलू बदला था और फरवा ने याद करना चाहा वो हंगामा कैसा था। माँ से ये उन दिनों का जिक्र है जब नगीन और वहाज को महर की पैदाइश के बाद अपने घर शिफ्ट हुए दूसरा रोज था। नगीन को अपने किसी ज़रूरी चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। वो हसीना बेगम के साथ अस्पताल गई थी। पीछे महमा की देखभाल वहाज के जिम्मे लगा कर गई थी। उसी रोज़ फरवा के कुछ दोस्तों ने सुल्तान मंजिल आना था। फरवा ने उनसे कह रखा था वो उन्हें महर से मिलवाएगी।
वो जितना भी खुद को मेहरमा से लाताल्लुक ज़ाहिर करने की कोशिश करती थी, उतना नाकाम रहा करती थी। उसके लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि महर उसके साथ इस घर में नहीं रह सकेगी। वो कुछ भी करके महर को अपने करीब रखना चाहती थी। नगीन घर पे नहीं थी, सो फरवा ड्राइवर के साथ उसके घर चली गई और महर को अपने साथ ले आई। वह आज मना नहीं कर सका। सच था, वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो मुसलसल रोए ही जा रही थी। वो घर आई तो उसकी दोस्तें आ चुकी थीं। खाने के दौर चले, बातें हुई, गीपतें हुई। मेहरमा कभी एक तो कभी दूसरी औरत के हाथ में होती और फरवा बाहर से उसे देखती रहती। उसी असना में दाड़ से लाउंज का दरवाज़ा खुला और नगीन अंदर आई। उसके चेहरे पे सख्त गुस्सा था। अपनी बेटी को एक औरत के हाथ से झपटने के अंदाज में छीना। फरवा हक तक से उसे देखी गई। मेरी बेटी को अपने घर से लाने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? वो हुर्राई थी। जानती भी हो इसकी तबीयत कितनी खराब है। और तुम? वो 2 कदम आगे आई। तुम्हारी तरबियत कितनी खराब है। तमाचा था जो फरवा के मुंह पे लगा था। उसे गजों के दरमियान ऐसी जिल्लत सहनी होगी, उसे तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी बेटी को अपने साय से भी दूर रखो फरवा। तुम जैसी गोल्ड डिगर नहीं बनना उसे। वो हिकारत से कहती बाहर निकल गई। वो नगीन थी, वो सील, जजमेंटल और बातें दिल में रखने वाली। बाहर जाकर वो अपनी ही बातों पे पछताने वाली थी। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। महर को इस घर और अपने करीब रखने के इरादे मजीद पुख्ता हो चुके थे। और फिर उससे वही किया। उस रोज़ उस डॉक्टर को नगीन और वहाज के पास भेजने वाली हुई थी। उसका मंसूबा मुख्तलिफ था। वो वहाज को नगीन और अपने भाई की कुछ तस्वीर भेजकर शक में मुब्तला करना चाहती थी। लेकिन फिर उसका उलट हुआ। नगीन खुद ही गुस्से और जिद के चलते वहाज और महर का डीएनए करवाने चली गई। अगर वो अपना और बच्चे का डीएनए करवा लेती तब भी शायद उसकी शादी किसी तरह बच सकती थी। लेकिन जब तक इंसान कुछ समझ पाता है, गुस्सा उसका बहुत सारा नुकसान कर चुका होता है। वहाज नगीन को घर छोड़कर खुद बाहर चला आया था। वो सिर्फ इस बात से गुस्सा था कि नगीन उनके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। उसके किरदार के बारे में तो वो कुरान भी उठा सकता था। उन दोनों के नसीब में शायद यही लिखा था। वहाज का एक्सीडेंट प्लान था, लेकिन वो जल्द होश में आ जाता। फरवा ने डॉक्टर की मदद से उसे कुछ ऐसा इंजेक्ट करवाया कि वो कोमे में चला गया और फिर अपनी ही जानिब से तलाक के झूठे कागजात उसे भेज दिए। वो खुद से कहती रही कि वो ये सब महर के लिए कर रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि अपनी और शम्स की बर्बाद होती शादी और नगीन की फलती फूलती शादी उसके लिए अज़ाब बन चुकी थी। नगीन तलाक के कागजात लिए घर चली आई थी। ये वो दिन था जब उससे मेहरमा को फरवा की गोद में फेंकने के अंदाज में डाला था। ये बच्ची एक दिन तुम्हारा अपना गला घोंटेगी, याद रखना। बस एक सतर, बस यही सतर कही थी उसने और चली गई। उस दिन के बाद से आज के मौजूदा दिन तक फरवा ने हर तरह से मेहरमा को अपने साथ रखते हुए भी अपना रंग नहीं चढ़ने दिया। वो उसकी सैनिटी बरकरार रखना चाहती थी। दूसरों की जिंदगी में जहर खोलकर उसे अपने लिए भी कभी दरियाक नहीं मिले थे। फरवा तमकीनत से कुर्सी पे बरजमान थी। साथ वाली कुर्सी पे महर और सामने खड़ा फोटोग्राफर। वो दोनों इंस्टाग्राम की आइडियल सास बहू थी। महर मुस्कुरा रही थी। औरतें हसरत से उन दोनों को देख रही थीं। एक परफेक्ट खुशहाल फैमिली। उन्हें भी ऐसी बहू चाहिए थी। अगले दिन उमर हयात ऑफिस चला आया। सफ़ीर वापस आ चुका था। एक डील थी जो उसकी वजह से डिले हो रही थी और सख्त नफरत थी उसे पैसों के मामले में किसी रकावट के पेश आने की। वो अपने ऑफिस से निकल आया। सफ़ीर के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो जो किसी फाइल को देख रहा था उसे देखकर चौंका और अगले ही लम्हे गुस्से से उठा। उसकी रंगत में सुर्खियां खुलने लगी थीं। उमर को देखकर उसका पारा चढ़ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स दी थी, जानते हो मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ। उमर 2 कदम आगे आया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शौक से करो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें ड्रग्स दी? उसका लहजा संजीदा था। मेरे पास सीसीटीवी है। मेरे ऑफिस में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तुम्हें साफ साफ मुझे ड्रग्स देते देखा जाएगा। वो चबा चबा कर बोला। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। गौर से मेरे माथे पे देखो, कहीं गधा लिखा नजर आ रहा है क्या? वो हद से ज्यादा संजीदा था। सफ़ीर ने अजनबी से उसको देखा। नहीं नजर आया ना? उमर ने कहना जारी रखा। जाहिर है, कैसे नजर आएगा? मैं गधा थोड़ी हूँ। तुम्हारे रूम समेत पूरे ऑफिस की फुटेज 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। सफ़ीर गुस्से से कहता आगे आया। जब जब तुम्हें लगे सिर्फ प्रिविलेज इंसान कामयाब हो सकता है तो मेरे बेटे सफ़ीर को देखना और इंस्पायर होना। सफ़ीर ठहर गया। आंखों की पुतलियां साकित हो गईं।
जज साहब कहा करते थे। तब तक जब मैं डाउन होता था, जब मुझे लगता था इस मुल्क में सिर्फ रिश्वत और सिफारिश चलती है, तब तब वो मुझसे यही कहा करते थे, सेल्फ मेड टैलेंटेड चार्मिंग सफ़ीर, तुम मेरी फेरी टेल के प्रिंस थे। उमर साथी से कह रहा था। सफ़ीर को अपनी टांगों पे खड़े रहना मुश्किल लगा। आंखें गुलाबी पड़ने लगी, गर्दन झुक गई। मैं तुमसे इंस्पायर होता था, तुमसे सीखता था। जिस एतमाद से तुम स्टेज पर खड़े होकर बातें करते थे, मैं तुम्हारे बोलने से मोटिवेट होता था। तुम अलग थे, तुम बहुत अलग थे। आज का सफ़ीर वैसा नहीं है। क्या बड़े पापा वाकई ऐसा कहते थे? वो हल्की शिकस्ता आवाज़ से बोल रहा था। वो वाकई ऐसा कहते थे। हेवन के हर बच्चे बड़े सबसे कहते थे सफ़ीर उनका बेटा है, फातेह है। मैं फातेह नहीं हूँ। वो रंजीदगी से बोला। तुम फातेह हो। उमर ने जोर दिया। सफ़ीर ने गर्दन उठाकर उसको देखा। तुम बस गिर गए हो और उठ नहीं पा रहे हो। असल फातेह वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। फातेह वो होता है जो गिरकर उठना जानता है, जैसे मैं उठा था। सफ़ीर हैरत से उसे तक रहा था। उसकी पूरी आंखें बेचैन थीं। मैंने बादशाही देखी थी, मोहल्ले का सबसे अमीर बच्चा था। लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने आसाइशात छोड़नी पड़ी। मैं भी तुम्हारे जैसा ज़हीन था, लेकिन मैं CSS के पर्चे में फ़ेल हुआ था। मैं भी गिरा था सफ़ीर, लेकिन मैं उठा क्योंकि मैं असल फातेह था, क्योंकि मैं नाकाबिले तहसीर था। टूटी शादी, पेपर में नाकामी, दिल का टूटना, ये सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको गिरा देते हैं। लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उठना जानते हों। तुम मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों हो? क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? वह सजाइया से कह रहा था। उमर ने एक लापरवाह नज़र उस पर डाली। मुझे तुम्हें गिराने के लिए ऊंचे खटकंडों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। तुम मुझे आज भी उतने ही नापसंद हो जितने पहले दिन। लेकिन तुम मेरे जज साहब के फेवरेट थे, और उनके फेवरेट लोगों को गिरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ड्रग्स को इस तरह खींचकर खुद से नहीं निकाल सकते। खुद पे काम करो, खुद को वक्त दो, अपना इलाज करवाओ। वो 2 कदम आगे आया। और अपनी कहानी के विलन को ढूंढो। तुम ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई तुम्हें ड्रग्स दे रहा है, उसे ढूंढो, उसकी गर्दन दबोचो। वो बोल कर मुड़ गया। सफ़ीर हैरतों में घिरा उसे देखे गया। वो दरवाजे पे पहुंचकर मुड़ा, सफ़ीर को देखा और कहना शुरू किया। अपनी शादी को चांस दो सफ़ीर। अगर तुम्हें लगता है तुम कल जाकर फ़लाँ फ़लाँ इंसान के साथ खुश रहोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर कोई इंसान अपने आज अपनी मौजूदा हालत में खुश नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं हो सकता। सफ़ीर ने तंसिया सर झटका। अगर ऐसा होता तो मज़दूर अपनी मज़दूरी में खुश रहता, आगे जाने के ख्वाब ना दिखता। स्टूडेंट अपनी मौजूदा स्ट्रगलिंग हालत में खुश रहता, आगे जाकर आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश न करता। मेरी खुशी जिसके साथ है तुम जानते हो। उमर ने दरवाजे से टेक लगाकर बूटों की कैंची बना ली। चंद सानी उसको देखा। मज़दूर अगर ये सोचकर ज़्यादा मज़दूरी करता है कि वो ज़्यादा पैसों से खुश होगा, तो वो गलत है। वो ज़्यादा पैसों से अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। खुशी एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो पैसे या मुकाम से नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है, आपकी मौजूदा हालत होती है। सफ़ीर को देखते हुए संजीदगी से कह रहा था। जिस इंसान के साथ तुम्हारी खुशी है, उसकी खुशी उसे सीने पे दस्तक दी। मेरे साथ है, वो मेरे साथ खुश है। तुम दोनों ने मंगनी के बाद एक अरसा साथ गुजारा था, क्या तुम खुश थे? क्या वो खुश थी? सफ़ीर के दिल पे जैसे घूंसा लगा था। उससे कितने जतन किए थे, लेकिन क्या वाकई वो कभी उसके साथ खुश हुई थी? उसे भूलो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए खुशी तुम्हारी मौजूदा हालत है। इंसान कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकते। खुशी आप खुद हैं, आपका असल है। वो मतानत से कहकर दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया। सफ़ीर की गुलाबी पड़ती आंखों में अब की वाज़िया बेबसी थी। सुल्तान मंजिल में हसीना के कमरे में आऊं तो वो जोहर की नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। मेहरमा दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर उन्हें देखने लगी। भूरे बाल पुश पे फैलाए, जामनी रंग के सादा जोड़े में मलबूस, वो यासत से उन्हें देख रही थी। हसीना सलाम फेर कर उठी, चाय नमाज हाथ में लिए बेड की तरफ आई। तभी उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी मेहर पे पड़ी। एक नज़र उसको देखा, फिर रुख मोड़ लिया और अपने बेड पे पैर लंबे किए बैठ गई। सर बेड के करोन से टिका दिया। मेहरमा छोटे छोटे कदम लेती उनके पास बेड तक चली आई और फिर उनके करीब बैठ गई। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। आई एम सॉरी मामा, उससे हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया।
मैं आपके लिए, हाली के लिए और हसन के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं बोल सकी। मैं न्यूट्रल रही क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। ये तुम्हारी चॉइस थी। उन्होंने नरमी से टोका। मैं क्या करती मामा, मेरे ससुराल का मामला था। मैं फरवा मामी को ना नहीं कह सकती। मैं शम्स अंकल को कुछ नहीं कह सकती, वरना सफ़ीर मुझसे नाराज़ हो जाते। वो बेबसी से कह रही थी। आप मेरी सिचुएशन समझें प्लीज़। मेहरमा, तुम कभी भी किसी भी दौर में मजबूर नहीं थी। तुमने हर चीज़ अपनी मर्जी, अपनी मंशा से की है। तुम हाले के लिए नहीं बोली, क्योंकि तुम वाकई चाहती थी कि हाले इस घर से चली जाए। महक के चेहरे पे जैसे किसी ने खुलता तेल डाल दिया हो, जलन सी जलन थी। मैं समझ सकती हूँ। तुम तब क्यों नहीं बोली? तुम हसन के लिए इसलिए नहीं बोली क्योंकि तुम अपने शोहर की नज़रों में अजीम बनना चाहती थी। क्या तुमने कभी मुंह पे जूता खाने वाला आदमी देखा है? अगर नहीं तो तुम्हें चाहिए था महर को देखो। मैं उन दोनों जगहों पे कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में लालच की हद देखना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने मुकाम से मुकम्मल गिरते हुए देखना चाहती थी। मुझे देखना था कि तुम्हारी पुस्ती की हद क्या है। मामा, आई कैन एक्सप्लेन। महर ने बदकर कहना चाहा। यू कांट एक्सप्लेन नाउ। द ओनली थिंग यू कैन डू इज लाइंग। उन्होंने ठंडे ठार लहजे में कहा था। तुम हसन और हाली के लिए नहीं बोली, मैं चुप रही। लेकिन उस दिन तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, मेरे लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं वो औरत हूँ जिससे तुम्हें तब पाला जब तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हें डिसऑन कर दिया था। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम लालची औरत हो। तुम्हारे अंदर मोहब्बत के लिए लालच है, फिर रिस्क और हासिद हो तुम। अपना शर तुमसे कंट्रोल नहीं होता। और मैं हाले की माँ हूँ। एक बार जिसे छोड़ दिया उसे दफना दिया। मेरे सामने मत आया करो। उनके लहजे में सख्ती नहीं थी, वो बस आम अंदाज में कह रही थी। मेरी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। आप वो औरत है जिसे मेरी माँ ने मरते वक्त मेरी जिम्मेदारी दी थी। क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगी? उसके लहजे में दुख था। हसीना सीधी हो बैठी, बेतासुर खाली आंखों से उसे देखा। मैंने उस रात तुम्हें हाले से बात करते सुना था महर। वो जहाँ थी वहीं सुन रह गई। तुम मेरी बेटी को उसके शोहर के खिलाफ कर रही थी। खुद पे आई माफ कर दी जाती है, अपनी औलाद पे आई कोई माँ माफ नहीं करती। और ये तो तुम्हें मैं बताऊंगी ना कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारे बारे में क्या कहा था। मेहरमा लरसती हुई टांगों से उठी। उसे यहाँ अपने आसपास ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हुई। उसे ये औरत अजनबी लगी थी। वो जो माँ लगा करती थी, आज वो गैर थी, बल्कि गैर उससे भी अलग। उसके बाहर निकलते ही हसीना ने आंखें बंद कर लीं। नगीना ने आखिरी वक्त में उनसे जो कहा था वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। मासी। नगीन को एम्बुलेंस में डाले वो अस्पताल की तरफ जा रहे थे। आंसू पल पल उनकी आंखों से बह रहे थे। जब नगीन ने उखड़ती सांसों के दरमियान कहना शुरू किया, आप हमेशा मुझसे पूछा करती थी ना, वहाज ने मुझे तलाक क्यों दी? वो बामुश्किल बोल रही थी। उसका सांस टूट रहा था। सहम कराने पे मजबूर कर रहे थे, लेकिन शायद वो आज आखिरी बार बोलने वाली थी। मैंने आपको कॉल की थी। मैंने आपसे पूछा था वो किसकी बेटी है। वो लंबे लंबे सांस लेती चंद आखिरी बातें कह लेना चाह रही थी। हसीना का सांस रुक गया। आसपास की गर्दिशें रुक गईं। आपने कहा वो मेरी बेटी है और मैंने मान लिया। आपने झूठ कहा था, मैंने झूठ आगे बढ़ाया और वो झूठ फैलकर हमारा रिश्ता निकल गया। उसके अल्फाज टूटे फूटे थे, आवाज़ आहिस्ता, लेकिन इतनी बुलंद ज़रूर थी कि अगले कई साल हसीना मेराज को कोड़ों की सूरत लगती रहती। मैं किसी को क्या बताती कि आपने परवा के साथ मिलकर मेरे रिश्ते में झूठ डाला था। मैं अगर बता देती तो अब्बा उसी दिन आपको तलाक दिलवा देते। मैंने खामोशी चुन ली और आपको बचा लिया। आज जब मुझे पता चला कि वहाज ने मुझे तलाक नहीं दी थी, हसीना बस बुत बनी उसे सुन रही थी। आपने झूठ बोला था भाभी, वो नहीं थी मेरी बेटी। और इस तरह उसके आखिरी अल्फाज थे, मेरी बेटी। वो बेहोश हो गई थी या फिर मर गई थी। उस दिन वो अकेली नहीं मरी थी, उस दिन हसीना अंदर से मर गई थी। नगीन की मौत और तलाक का गिल्ट उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। ऐसे में उन्हें महर पे भी तरस आया करता था। वो बच्ची उनकी वजह से यूसुफ सुल्तान की नाकदरी सह रही थी। अगर उस दिन उन्होंने महर के बारे में झूठ ना कहा होता तो शायद वो बच्ची अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। सब उनकी वजह से हुआ था। हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले रखी थी। ऐसे में उनका रुझान खुद ब खुद महर की तरफ बढ़ गया। वो उसे अच्छी तरबियत देना चाहती थी, अच्छी जिंदगी और अच्छी माँ। गिल्ट
उन्हें रातों को जगाता था। अपनी औलाद, शौहर, घर बहुत पीछे रह गया था। अगर कुछ बाकी था तो ये फिक्र कि अगर क़यामत के रोज़ महर की माँ ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या मामला किया, तो उनके पास क्या जवाब होगा। हाल तस्वीर उनके हाथ में थी। मासी को याद करके उनकी आंखें आज भी पहले दिन की तरह नम थीं। बेड की साइड दराज से अपना मोबाइल उठाकर उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पे लगी हाले की तस्वीर खोल ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। उनकी आवाज़ बेहद हल्की थी। मुझे बहुत दुख है कि तुम माँ की मोहब्बत के लिए नीडी और डेस्परेट बन गई। मैं तुम्हारे हक अदा नहीं कर सकी। मुझे माफ़ करना। उनकी आंखें नम थीं। दिल पिसीज रहा था। औलाद की जुदाई अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। लेकिन कुछ जुर्माइन होते हैं जिनकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। उन्हें भी भुगतनी थी। अपने ऑफिस के कमरे में बैठा उमर हयात खुद को लैपटॉप की चलती स्क्रीन में गुम किए बैठा था। कोट स्टैंड पे लटका था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के पासों मोड़ रखे थे। माथे पे गिरते बालों से बेनियाज वो बस संजीदगी से टाइप कर रहा था। दफातन दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उमर ने कम इन कहकर नौवारिद को आने की इजाज़त दी। नौवारिद शम्स सुल्तान थे। सुरमाई सूट में मलबूस बालों को सलीके से जमाए वो नक्शक से तैयार थे। वो आए, उमर के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठे और फिर दिलचस्पी से उसे काम करते हुए देखे गए। तुम जानते हो तुम्हारे आने से मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं। जब से आए हो एक बार भी कोई कप टूटने जितना नुकसान भी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, मैं खुशबख्त हूँ। मुझे कारोबार में घाटे नहीं होते। अम्मा कहती हैं मैं जिस काम में हाथ डालूं अल्लाह उसमें बरकत देता है। वो बेनियाजी से सर झुकाए टाइप करते हुए बोला। शम्स सिरे से हंसा। तुम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो नहीं? हाँ हूँ। मुझ पे ये सूट कभी तो करता है। अब अगर अकरम सुल्तान होल्डिंग का ऑफिस बॉय सेल्फ ऑब्सेस्ड होने लगे तो सोचे कैसा लगेगा। शम्स अब के जोर से हंसे। वो बातें अच्छी कर लेता था। मैं हेवन बेच रहा हूँ। अब के उमर के टाइप करते हाथ सुस्त हुए थे। मुझे लगता है वो बच्चे अब उस गलीज और गंदे माहौल में नहीं रह सकते। उन्हें निकाल कर कहीं और शिफ्ट करूँगा। वो बज़ाहिर फिक्रमंदी से कह रहे थे, लेकिन उमर जानता था हकीकत क्या है। किसे बेचेंगे? फ़हीम मिर्ज़ा। उसकी ब्रिटिश पाकिस्तान रेस्टोरेंट चेन है। उमर ने गहरी सांस सी। मैं आपका मुलाजिम नहीं पार्टनर हूँ। सो बी ऑनेस्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप हेवन बेच दें या फिर रख लें। मैं आपको अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ अगर आप चाहें। शम्स आगे को हुए संजीदगी से उसे देखा और आंखों से आगे जारी रखने का इशारा किया। मिर्ज़ा आपको कितना दे रहा है? कोई 15%? अपने प्रोजेक्ट में बस यही ना? शम्स ने इस बात में सर हिलाया। और वो आपसे मार्केट प्राइस पर ज़मीन खरीदेगा। आपका क्या फ़ायदा? उसके प्रोजेक्ट में सारी उम्र के लिए मेरा हिस्सा रहेगा और गलत। इस प्रोजेक्ट में तब तक आपका हिस्सा रहेगा जब तक वो प्रोजेक्ट मिर्ज़ा का रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता मिर्ज़ा आपको डॉज दे रहा है? वो अगले ही हफ्ते इस प्रोजेक्ट को डबल कीमत पे किसी गोरे को बेच देगा और वो ऐसा कर सकता है। अब के बात कुछ कुछ शम्स को समझ आ रही थी। वो प्रोजेक्ट बेच देगा और आपके हाथ क्या आएगा? अठन्नी भी नहीं। जब आपके पास सोना देने वाली मुर्गी है तो उसे दाने के लिए किसी और घर क्यों भेजना? दूसरी बात, फ़हीम ने आपकी भतीजी को अगवा किया था। क्या आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप उसे ही हेवन बेच देंगे? वो आपके और मेरे घर की औरत की इज्जत पे हाथ डाल चुका है। क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि उसी के साथ हाथ मिला लें? लेकिन मैं ऐन वक्त पर अब उसे मना नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। शम्स अब के परेशान सा होके पीछे हो बैठा। उमर की आंखें चमक उठी। पुरसरार शैतानी चमक। कौन कहता है मना कर दे? गेम बदलें, खेलने के असूल बदल लें। कैसे? शम्स को ताज्जुब हुआ। 3 माह तक हेवन का ख्याल भी जहन में ना लाएं। उसके बाद ये करें कि एक नीलामी रख लें। वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े कारोबारी लोग लाना मेरा काम है। असल में वहाँ सब प्यादे होंगे। मैं आपके लिए तुरप का पत्ता लाऊंगा। मीर वसफरीद। शम्स बेयकीनी से पीछे को हुआ। वो मुल्क का सबसे अमीर आदमी है, मैं उसे लाऊंगा। वो सबसे ऊंची बोली लगाएगा और हम रेट बढ़ाते जाएंगे। 10 मिर्ज़ा मिल भी जाए ना तो मीर साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बोल नहीं रहा था, सहर फूंक रहा था, लालच का जाल बिछा रहा था। और लालची आदमी ज्यादा के लालच में आ जाया करते हैं। शम्स की आंखें चमक रही थीं। फिर यकदम उनकी चमक मशकूक हुई। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करोगे? अब ये मत कहना कि तुम मेरे पार्टनर हो, ब्ला ब्ला ब्ला। उससे कोफत से हाथ जलाया। उमर मुस्कुरा के आगे को हुआ। काल के खड़े भी साजिश में शामिल होने लगे। मैं आपको कोई फरिश्ता लगता हूँ? वो पूछ रहा था।
चेहरे पे शैतानियत आ रही थी। मैंने पहले ही दिन कहा था मैं फैमिली पर्सन हूँ और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बात यह है कि मेरी बीवी को हेवन चाहिए। शम्स का सांस सीने में अटक गया। बेख्तियार ऑक्सीजन की कमी से महसूस हुई। जाहिर है, मैं 10 दफ़ा पैदा होकर आ जाऊं तब भी मैं आपके और इस सिस्टम के मुकाबले नहीं आ सकता। या तो मार दिया जाऊंगा या कुचल दिया जाऊंगा। इसलिए वो बाजू मेज पे रख के आगे को झुका। मैं अपनी बीवी को एक ख्वाब दिखाऊंगा, हेवन को खरीदने का ख्वाब। जब नीलामी होगी और वो वहां अपने चंद लाख के कार्ड्स बुलंद करेगी, तब उसे सब समझ आ जाएगा और वो वापस मेरी तरफ आ जाएगी। अपनी फैमिली को बचाने का एक यही तरीका है मेरे पास। अब आगे आप देख लीजिए। शम्स सोचती नजरों से उसे देखे क्या। और अगर मैं ये सब करने से मना कर दूं तो? उमर ने कंधे उचकाए। तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, सू करेंगे, पेशियां होंगी, फैसला अटक जाएगा और तब तक आप हेवन बेच भी नहीं सकेंगे। और यहाँ भी मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। अगर कोर्ट कचहरी शुरू हो गई तो पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा। आपकी तो खैर है, मैं फैमिली बचाने के चक्कर में सड़क पे आ जाऊंगा। इसलिए बीच का रास्ता अपना लेते हैं, आपका भी फ़ायदा और मेरा भी। तुम जानते हो ना, मीर वज़फ़ किन कामों के लिए मशहूर है? उमर ने इस बात में सर हिलाया। पैसा, ताकत, गैर कानूनी काम। तुम चौथी चीज़ भूल रहे हो। शम्स से याद दहानी करवानी चाहिए। वो चौथा काम तब करता है जब उसके साथ किया वादा तोड़ा जाए। हम दोनों में से ऐसा कौन करेगा? शम्स मुस्कुराया और कोट के बटन बंद करता उठ खड़ा हुआ। तुम फरिश्ते लगते थे लेकिन आज यकीन हो गया, तुम भी इंसान हो उमर। और इंसान लालच और शर से हार जाया करते हैं। मुझे मंजूर है। वो कहकर दरवाजे की जानिब मुड़ गया। पीछे उमर के तासुरात सख्त हो गए। ना मैं फरिश्ता हूँ ना इंसान। मैं कहानी का विक्टिम था और विक्टिम विलन बन जाए तो सब जायज़ हो जाया करता है। वो आहिस्ते से बड़बड़ाया और दोबारा लैपटॉप पे झुक गया। सुरमाई पेंट वाली दीवारें उसे काम करते देखती रहीं। उमर हयात के बंगले पे मगरिब पासी हो चुकी थी। उसे ऑफिस से आए थोड़ी ही देर हुई थी। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद वो किचन में चला आया था। आजकल खाना बख्श बनाता था। रोटी कभी वो बना देता था, कभी तंदूर से आ जाया करती थी। ये वक्त खाने का नहीं था। सो वो लॉन में चला आया, जहाँ हाले अपना कॉफ़ी मग लेकर बैठी थी। बाल उलझे छुड़े में मुकीद थे, जिनसे लठे निकल निकल कर उसकी गर्दन को छू रही थी। अपने आगे कई सारे अखबारात के तराशे बिखेरे वो मसरूफ सी थी। वक्तन फ़वक्तन मग उठाकर लबों से लगा लेती थी। वो उसे देखते हुए उसकी जानिब चला आया। धब से उसके बराबर सोफे पे बैठा और हाथ आगे बढ़ाकर उसका मग उठा लिया। हाले ने सर नहीं उठाया। तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें दूसरों की चाय कॉफ़ी पीने से मना नहीं किया? नहीं, वो कहते थे किसी का जूठा पीना सवाब है। मैं तो बस अपनी आखिर संवार रहा हूँ। उसके जवाब पे हाले ने बेख्तियार खुद को उससे बात करने पे कोसा था। अम्मा कहती हैं, उनके ज़माने की बीवियां शौहर के घर आते ही कोने खुदरों में छुप जाया करती थीं। मजाल है जो उनके मुंह से कोई आवाज़ निकलती हो। उससे हाले के इल्म में इजाफा किया। क्यों? उनके शौहर थे या कच्चे के डाकू? कच्चे सिंध का एक इलाका है जो कि अगवा का डाकू और हथियारों के लिए मशहूर था। कोई आम आदमी उस इलाके की राख भी नहीं पा सकता था। वैसे कच्चा मेरा ड्रीम प्लेस है। एक दिन वहां ज़रूर छापा मारूंगा। वो हसरत से कह रहा था। अम्मा के एक ही एक बेटे हो, क्यों उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा करने का सोचे बैठे हो? अब ये उससे सर उठाया था। हाथ में पकड़ा बॉल पॉइंट उंगलियों में घुमाते वो संजीदगी से पूछ रही थी। छोड़ें वो सब, ये बताएं ये क्या कर रही हैं? उससे अखबार के तराशों की तरफ इशारा किया था, साथ कॉफ़ी का मग होठों से लगाया। नौकरी ढूंढ रही हूँ। वो चेहरा उसकी तरफ मोड़कर बोली। उमर ने झंबे से उसको देखा। आपको लगता है आप ये चंद हज़ार की नौकरी करेंगी, वो भी अपने इस तलीमी रिकॉर्ड के साथ? उसके लहजे में दंस नहीं था, लेकिन फिर भी हाले को अपने गाल धमकते महसूस हुए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है। मैं खुद को उस सब के लिए तैयार कर लूँगी। तुम अपने काम से काम रखो, अच्छा? वो जो लिपस्टिक आप लगाती हैं ना, 6 हज़ार की है। जूते 10-15 हज़ार के। और जोड़े, उनका तो पूछे ही मत। ये नौकरियां आपकी एक महीने के मेकअप का खर्च भी नहीं निकाल सकेंगी। खुद को थकाएं मत। उससे इजाफा किया। कुछ लोग होते हैं हाले जिन्हें हुकूमत करने भेजा जाता है, जो हुक्म देने के लिए पैदा हुए होते हैं, जिनका वाहिद टैलेंट लोगों से बातें मनवाना होता है, जैसे कि आप। हाले रुक कर उसे देखी गई। आपने सुनना नहीं, सुनाना सीखा है, बल्कि आपको यही आता है। ये जॉब्स 2 दिन में नहीं टिक सकेंगी।
आप हमेशा से अपनी बॉस खुद रही हैं। वो बनने की कोशिश ना करें जो अब आप हैं ही नहीं। छोटे पैमाने पर ही सही अपना काम करें, जहां आपको किसी की सुननी ना पड़े, जहां आप सुनाती हों। वो बोलकर खामोश हो गया और अब अपनी कॉफ़ी की घूंट भरने लगा। थोड़ी देर तक हाले खामोश रही, फिर नसें उठाकर उसको देखा। मेरे पास सरमाया नहीं है। उसकी आवाज़ हल्की और शिकस्ता थी। अगर मेरा जेवर मैंने लॉकर्स में ना रखवाया होता तो इस वक्त मेरे पास एक खजाना होता। खैर, हर्जाना तो आपके पास अब भी है। वो लापरवाही से बोला। हाले की आंखें चमक उठी। कैसे? ये मैं इतना बड़ा हर्जाना आपको नजर नहीं आ रहा हूं? मैं अगर हाथ भी झाड़ूं तो नोट गिरेंगे, नोट। वो किसी सल्तनत के राजा की तरह कह रहा था। अगर आप अपना बकिया जेवर मेरे पास गिरवी रखवा दें तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं। आप सरमाए के तौर पर इस्तेमाल कर लें। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सेट है। ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे होंगे? वो मायूस हुई थी। उमर ने गहरी सांस ली। गो के मेरा दिल बैठा जा रहा है और मेरा बीपी लो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कर्जा ऑफर करता हूँ। जितना चाहे ले लें। आप कोई बिजनेस प्लान बनाएं, उसके बाद मैं आपको रकम दे सकता हूँ। हाले का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई 2 साल की बच्ची हो। उसका दिल किया था जोर जोर से चीखे। उमर आज पहली बार उसे इतना अच्छा लगा था। फरते जज्बात से वो कुछ कह ही ना सकी। यू आर द बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड। वो खुशी, जज्बात और एहसास तशक्कुर से बस इतना ही कह सकी। ना करें, मैं रोने लगूंगा। उमर चलकर बड़बड़ाया, फिर मुड़कर हाले को देखा। आज मेरे खाने में नमक ज़्यादा डालिएगा, वरना बीपी लो हो जाने के बायस बेहोश हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता तुम्हें। हाले बेनियाजी से कहकर बिखरे हुए कागजात समेटने लगी। जब से पैसों की बात शुरू हुई है तब से अब तक मुझे 4 नन्हे नन्हे हार्ट अटैक आ चुके हैं, और आप कहती हैं कुछ नहीं होगा। वो ऐसी बेचारगी से बोला कि हाले ने घूर कर उसको देखा। अब मेरे कारोबार की शुरुआत में ही ये बुरे मुंह मत बनाओ। किसी को कामयाब होते नहीं देख सकते ये पुलिस वाले। वो अपना सामान हाथ में लिए कड़वे मुंह बनाती उठी और आगे बढ़ गई। उमर मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता रहा।